बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, आज मैं आपको थोड़ा सा रीड करवाऊंगा एम्प्लॉयड अथॉरिटी। सर, एम्प्लॉयड अथॉरिटी वो होती है जिसकी वजह से जो भी कोई पार्टनर एक्ट करेगा, जो भी पार्टनर कोई एक्टिविटी करेगा फर्म की नीयत के लिए, इस नीयत से कि भाई मैं फर्म को फायदा पहुंचा सकूं, तो सर बाकी जो पार्टनर उसको एक्ट ऑफ द फर्म समझा जाएगा और बाकी पार्टनर क्या हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे। सर, कंडीशन कौन सी मीट करनी होती है एक्ट ऑफ द फर्म समझ जाने के लिए? कब एक्ट ऑफ द पार्टनर माना जाएगा? अगर ये तीन कंडीशन पार्टनर मीट करेगा। सबसे पहली कंडीशन क्या कि सर उसने, पार्टनर ने कारोबार के लिए फर्म के लिए सर कोई एक्ट किया, घर के लिए नहीं फर्म के लिए। द एक्ट शुड बी डन फॉर द काइंड ऑफ बिजनेस कैरीड ऑन बाय फर्म। जो कारोबार हम कर रहे हैं उसके लिए उसने किया, बाकी चीजों के लिए नहीं किया, घर के लिए नहीं किया। दूसरी चीज, जो जिस नियत, जो स्ट्रीम है, जो मेरी लाइन ऑफ स्ट्रीम है कारोबार की, मैंने उसके लिए किया। जैसे हमारा अगर मेडिकल स्टोर है तो मैंने मेडिकल स्टोर के लिए किया। ऐसा नहीं कि मैं मेडिकल स्टोर का हमारा फर्म है, हमने क्या किया, हमने ग्रोसरी के लिए कर लिया, तो सर ये तो बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। सर, तीसरी कंडीशन, जो भी मैं ट्रांजेक्शन करूं, जो भी मैं एक्ट करूं, वो सर मैं फर्म के नाम के लिए करूं। अगर मैं ये तीन कंडीशन पूरी करता हूं तो वो एक्ट ऑफ द फर्म माना जाएगा और ये मेरी एम्प्लॉयड अथॉरिटी है। एम्प्लॉयड अथॉरिटी मतलब जो खुद ही समझी जाए, जो खुद ही समझी जाए, ठीक है ना, जो खुद ही लॉ की तरफ से दी गई है कि भाईजान ये आपके पास एम्प्लॉयड अथॉरिटी है, बस ये तीन कंडीशन पूरी करनी होगी। तो बाकी जो रेस्ट ऑफ द पार्टनर है, जैसे ए बी सी पार्टनर है, और अगर बी ने ये काम कर दिया तो ए और सी बाइंड हो जाएंगे, ए और सी भी जिम्मेदार हो जाएंगे। सर, अगर मैं कोई घर के लिए चीज कर रहा हूं तो क्या वो भी फर्म को बाइंड करेगी? नहीं बेटा, वो ये तीन कंडीशन पूरी नहीं कर रही। देखो, द एक शुड बी डन यूजुअल वे ऑफ सच ऑफ बिजनेस, और द एक शुड बी डन फॉर द काइंड ऑफ बिजनेस कैरीड ऑन बाय द फर्म, एंड द एक मस्ट बी डन इन द नेम ऑफ द फर्म। वो तुम अपने लिए कर रहे हो, अपने कारोबार के लिए नहीं कर रहे, और जिस स्ट्रीम में कारोबार उसके लिए तुम नहीं कर रहे। सर, कौन कौन सी बातें हो सकती हैं? एग्जांपल बता दें एम्प्लॉयड अथॉरिटी की। सर, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स इन विच फर्म डील्स। सर, फर्म के लिए गुड्स खरीदना और सेल करना, ठीक है ना। सर, जैसे कि हमारा मेडिकल स्टोर है तो हमने मेडिकल स्टोर के लिए दवाइयां खरीदी और दवाइयां सेल की, तो ये एक्ट ऑफ द फर्म बनेगा। रिसीव, सर इसमें पार्टनर बाकी कब लायबल होंगे? बेटा, अगर तुमने दवाइयां सेल की और तुमने खराब क्वालिटी की दवाइयां सेल की, खराब एक्सपायर मेडिसिन तुमने कस्टमर को सेल की, तो अगर इस बात का केस होता है तो किस पे होगा? सर, सारे पार्टनर पे केस होगा, सारे पार्टनर पे केस होगा। रिसीविंग फ्रॉम एंड पेइंग टू पर्सन डीलिंग विद द फर्म। सर, अगर किसी बंदे से, अगर कोई बंदा ऑलरेडी तुम्हारी फर्म से डीलिंग करता है और अगर तुमने उसको कोई क्रेडिट पे सेल की हुई है तो उससे पैसे रिसीव करना, या अगर तुमने कोई उससे क्रेडिट पे परचेस की हुई है तो उसको पैसे पे करना, या तुमने अगर उससे किसी से लोन लिया हुआ है तो उसको लोन की अमाउंट पे करना। सर, एम्प्लॉइंग सर्वेंट से क्या मुराद? सर, एम्प्लॉइंग सर्वेंट से मुराद, अगर मैं अपनी फर्म में किसी को जॉब दे रहा हूं तो एम्प्लॉइंग सर्वेंट माना जाएगा। जॉब करते वक्त हमारा उनके उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है कि तुम्हारी कितनी तनख्वाह होगी, तुम्हारी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगी। अगर कोई भी इन चीजों में से मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर लेता हूं तो अगर वो एम्प्लॉइंग बंदा, जो बंदा है जिसको मैंने जॉब दी, वो जाके केस करता है तो हम तीनों लायबल हो जाएंगे। कॉन्ट्रैक्टिंग डेब्ट्स, बैंक वगैरह से कर्जा लेना। प्लेजिंग मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। सर, कॉन्ट्रैक्टिंग डेब्ट्स को थोड़ा सा तफसील में बता दूं। अगर मैं बैंक से कर्जा लेने जा रहा हूं तो मैं सर फर्म के नाम पे कर्जा लूंगा, अपना अपना नाम नहीं। देखो, ऊपर कंडीशन पढ़ के आए पॉइंट नंबर 3 में, जो भी बात की जाएगी फर्म के नाम से की जाएगी या इस नियत से की जाएगी कि फर्म बाइंड हो जाए। सर, कॉन्ट्रैक्टिंग डेट, अगर मैं यूबीएल के पास गया, अगर मैंने यूबीएल को बोला मुझे यार फर्म के लिए, फर्म नॉट अपने लिए, फर्म के लिए कर्जा चाहिए, ठीक है ना, तो सर मैंने यूबीएल से कर्जा लिया। अब सर बदले में यूबीएल मुझे कहेगा यार तुम मुझे कोई 10 लाख का कर्जा ले रहे हो, बदले में कोई सिक्योरिटी तो रखवाओ। तो लेट सपोज मुझे सिक्योरिटी रखवाने के लिए प्लेज करवानी पड़ेगी। प्लेज मतलब गिरवी रखवाना, प्लेज मतलब गिरवी रखवा प्लेज मतलब गिरवी रखवाना। सर, अब बात ये है, प्लेज मतलब गिरवी रखवाना। तो अगर
अगर मैं बैंक के पास गया, उस वो मुझे कह रही मेरे पास कुछ गिरवी रखवाओ, तो गिरवी क्या रखवाया जा सकता है? लेट सपोज सर गिरवी होता है सिक्योरिटी रखवाना, प्लेज रखवाना। प्लेज हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी होगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होगी। प्लेज हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल एसेट, मूवेबल एसेट जो भी होगा उसको आप प्लेज रखवा सकते हो। लेट सपोज मेरी फर्म के पास एक पैकिंग मशीन है, अगर मैं वो देके जिससे हम अपनी मेडिसिन पैक करते हैं, मैंने बैंक को कहा तू ये अपने पास रख पैकिंग मशीन, मुझे बदले में 10 लाख रुपए दे दे। जिस दिन मैंने तुझे 10 लाख रुपए वापस दे दिए, तब तू मुझे पैकिंग मशीन वापस दे दियो। इन केस अगर मैंने वापस नहीं दिए, इन केस मैंने अगर वापस नहीं दिए, तो तू ये पैकिंग मशीन सेल करके 10 लाख रुपए रिकवर कर लेना। ठीक है ना? तो प्लेज ये होता है, प्लेज एज सिक्योरिटी होता है। ठीक है ना? इमूवेबल प्रॉपर्टी कभी प्लेज नहीं बन सकती, मूवेबल प्रॉपर्टी प्लेज बनेगी। ड्राइंग चेक्स ईटीसी। सर ड्राइंग चेक्स क्या होते हैं? फर्म के नाम पे अगर बैंक अकाउंट खुला हुआ है, तो वो सर फर्म के नाम पे बैंक अकाउंट जब खुला हुआ होता है, तब हम बैंक को ऑलरेडी बता देते हैं यार हम ये हमारी ये फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, और इसके हम इतने पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स हैं ABC। ठीक है ना? तो एक तरीके से ये ज्वाइंट अकाउंट हो जाता है, ये एक तरीके से ज्वाइंट अकाउंट हो जाता है जिसके 3 होल्डर्स होते हैं सर, जिसके पार्टनर्स होल्डर्स होते हैं। अब वो 2 पार्टनर है, 3 पार्टनर है, 4 पार्टनर है, 5 है, 10 है। लेट सपोज हमारी एग्जांपल में 3 है, तो सर फर्म के नाम पे अकाउंट खुलवाया मैंने, तो वो ज्वाइंट अकाउंट हो गया और उसके 3 होल्डर्स हैं। और अगर कोई पार्टनर चेक वहां से विड्रॉ करवाता है, चेक विड्रॉ करवाना मतलब पैसे निकलवाना, ठीक है ना? चेक कोई विड्रॉ करवाता है, तो सर वो भी फर्म का एक्ट माना जाएगा। सर लैंड कभी भी पिलेज नहीं रखवाते, लैंड को हम मोर्गेज करवाते हैं। लैंड को कभी भी हम पिलेज नहीं रखवाते, लैंड के कागजात जाके दे रहे होते हैं। आप जब भी लोन ले रहे होंगे बैंक वगैरह से, तो अगर आप लैंड को सिक्योरिटी रखवाते हैं, तो लैंड के आप कागजात देते हैं, लैंड को उठा के नहीं दे के आ सकते। पिलेज वो चीज होती है जो कि अभी मेरे हाथ में है, मैंने जाके बैंक को दे दी, मैंने कर्जा दे ले, जिसने मुझे कर्जा दिया मैंने उसको हाथ में दे दिया। जैसे सोना अभी मेरे हाथ में, मैंने जाके बैंक को दे दिया, अब वो उनके हाथ में। प्लेज ये चीज होती है, मूवेबल प्रॉपर्टी पे हमेशा प्लेज होगी। अगर आप लैंड को एज ए सिक्योरिटी रखवाते हैं, तो सर आप लैंड को एज ए सिक्योरिटी रखवाने पे लैंड आपके यूज में ही होता है, पर लैंड आपके यूज में ही होता है, आप लैंड के कागजात जाके दे रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, मॉर्गेज, लैंड हमेशा मॉर्गेज होगा, मॉर्गेज हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी पे हो रहा होता है। बाकी तफसीली बातें मॉर्गेज की चैप्टर नंबर 23 में पढ़ेंगे। ठीक है? बिल्कुल सर। कौन सा बेटा, ये एग्जांपल बताया ना मैंने, ये मैंने एग्जांपल बताया ना, ये जो एग्जांपल थे 6, अगर इनमें से कोई भी आप एक्ट करेंगे, सेफ बेटा सुन ली मैंने तेरी बात, मैंने कहा भी बिल्कुल। ठीक है सर, ये जो मैंने 6 एग्जांपल बताए, अगर इसमें से कोई भी आप एक्ट करेंगे, ये मैंने एग्जांपल बताया ना, एग्जांपल ऑफ पावर, ठीक है ना, तो सर वो एक्ट ऑफ द फर्म माना जाएगा। अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, तो सर हमें बैंक को बताना पड़ेगा कि भाई ये पार्टनर रिटायर हो गया, अब इसका कोई भी चेक ड्राइंग नहीं करना। ठीक है, आगे बढ़ता हूं सर मैं। ये क्लियर हो गई ये बातें? आगे आते हैं सर। सर कौन सी चीजें एक्ट ऑफ द फर्म नहीं मानी जाएंगी? कौन सी चीजें एक्ट ऑफ द फर्म नहीं मानी जाएंगी? सर लेट सपोज सर मेरा बाकी पार्टनर्स के साथ झगड़ा हो गया, मेरा बाकी पार्टनर के साथ ABC पार्टनर से ए का बी और सी से झगड़ा हो गया, ए का बी और सी से झगड़ा हो गया। ए ने जाके केस कर लिया आर्बिट्रेशन में, पंचायत में या कोर्ट में केस कर दिया बी और सी के खिलाफ। ABC 3 पार्टनर्स हैं, ए ने जाके बी और सी के खिलाफ केस कर लिया, ए ने बी और सी के खिलाफ केस कर दिया। सर ए ने जाके केस किया आर्बिट्रेशन के अंदर, आर्बिट्रेशन मतलब पंचायत या
सर किसमें? कोर्ट में जाके। तो क्या सर ये एक्ट ऑफ द फर्म बनेगा? क्या इसमें बाकी पार्टनर्स भी लायबल होंगे? नहीं बेटा, नहीं सर, ये फर्म के नाम पे तो किया है, ये फर्म के लिए तो किया है। नहीं बेटा, ये इसने अपने लिए किया है, अपने मफाद के लिए किया है कि मेरी ये नहीं सुन रहे, मेरी ये फर्म में, मुझे फर्म में शिकायतें इन दोनों से, मसले मसाइल इन दोनों से। तो सर उसने ये अपने लिए किया है। इसके अंदर आप देखें तो तीनों कंडीशन पूरी नहीं हो रही, कारोबार के लिए कोई भी चीज नहीं की जा रही। सर सबमिट अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ द फर्म टू द आर्बिट्रेशन। ठीक है, तो सर इस केस में कोई भी ये फर्म के लिए नहीं मानी जाएगी। सर अगर मैं अगर मैं कोई बैंक अकाउंट खोल रहा हूं अपने नाम पे, अगर ए बी सी तीन पार्टनर हैं, ए जाके यूबीएल में या सर एमसीबी में कोई बैंक अकाउंट ओपन कर रहा है और वो अपने नाम पे कर रहा है, अपने नाम पे बैंक अकाउंट ओपन कर रहा है, तो सर वो फर्म का बैंक अकाउंट नहीं समझा जाएगा और एक्ट ऑफ द फर्म नहीं माना जाएगा। असल में ये बातें यहाँ पे लॉ ने इस वजह से क्लियर की है क्योंकि एक बंदा अगर पार्टनर बन जाता है ना तो उसकी हर बात को एक्ट ऑफ द फर्म माना जाता है। अगर एक बंदा जब से पार्टनर बन जाता है तो उसकी हर बात को एक्ट ऑफ द पार्टनर माना जाता है। भाई ऐसा नहीं है, उसकी अपनी भी जिंदगी है, वो घर अपने लिए भी अकाउंट खुलवा सकता है। ऐसे नहीं उसने अपने लिए अकाउंट खुलवाया तुम कहोगे यार ये तो एक्ट ऑफ द फर्म बन गया, एक्ट ऑफ द पार्टनर बन गया, सारे पार्टनर लायबल होंगे। बेटा ये अपने लिए अकाउंट नहीं खुलवा सकता क्या? अगर उसने अपने नाम के लिए अकाउंट खुलवाया तो सर, अगर उसने अपने नाम पे अकाउंट खुलवाया फिर भले सर, फिर अगर वो पार्टनरशिप फर्म के लिए खुलवाया हो बेटा, भले पार्टनरशिप फर्म के लिए खुलवाया, देखो तीसरी कंडीशन पूरी नहीं हुई, तीसरी कंडीशन पूरी नहीं हुई। तीसरी कंडीशन क्या है जो कि ऊपर पढ़ के आए हम? सर फर्म के नाम के लिए, फर्म के नाम यूज करके किया गया, फर्म का नाम यूज करके वो एक्ट किया गया। अगर मैं बैंक अकाउंट खुलवाने जा रहा हूं, अगर ए पार्टनर बैंक अकाउंट खुलवाने जा रहा है एमसीबी के पास इस नियत से कि भाई मैं पार्टनर्स को बाइंड करवाऊंगा, लेकिन वो फर्म का नाम यूज नहीं कर रहा, तो सर क्या वो बाइंड कर पाएगा? नहीं बेटा, नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? सर उसने ये तीसरी वाली कंडीशन तो पूरी नहीं की, ये वाली कंडीशन, द एक्ट मस्ट बी डन इन द नेम ऑफ द फर्म, फर्म के नाम यूज करके किया जाए, फर्म का नाम यूज करके किया जाए। तो सर अगर मैं कोई बैंक अकाउंट खुलवा रहा हूं, अगर कोई ए बैंक अकाउंट खुलवा रहा है इस नियत से कि कारोबार के लिए, पर बैंक अकाउंट अपने नाम पे खुलवा रहा है, अपने नाम पे, फर्म के नाम पे नहीं खुलवा रहा, तो क्या ये एक्ट ऑफ द फर्म बनेगा? नहीं सर, ये एक्ट ऑफ द पार्टनर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि उसने फर्म का नाम तो यूज ही नहीं किया, उसने अपने नाम पे बैंक अकाउंट खुलवा लिया। फर्म का जो बैंक अकाउंट खुलता है उसके अंदर बाकी पार्टनर्स भी उस बैंक अकाउंट को यूज कर सकते हैं। ए बी सी अगर तीन पार्टनर्स हैं, अगर फर्म के नाम पे बैंक अकाउंट खुलेगा तो ए बी उसको यूज कर सकेगा, बी भी उसको यूज कर सकेगा, सी भी कर सकेगा। अगर ए ने अपने नाम पे खुलवा लिया तो सर बी और सी बेचारे तो उसको यूज ही नहीं कर सकेंगे ना, जबी जबी ये एक्ट ऑफ द पार्टनर नहीं बना। ओपन अ बैंकिंग अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म इन हिज ऑन नेम, अगर उसने अपने नाम पे खुलवा लिया तो सर, अगर उसने अपने नाम पे खुलवा लिया, सर अगर उसने अपने नाम पे खुलवा लिया तो सर क्या होगा? तो क्या होगा सर, इसका बाद में जवाब देता हूं। सर तो क्या होगा, ये सर लायबल नहीं होंगे, ये सर लायबल नहीं होंगे, ये एक्ट ऑफ द पार्टनर नहीं बनेगा। कंप्रोमाइज और रिलिंक्विश एनी क्लेम और पोर्शन ऑफ क्लेम बाय द फर्म, अगर फर्म ने किसी के ऊपर केस किया हुआ है, अगर फर्म ने, अगर पार्टनर्स ने मिलके किसी के ऊपर केस किया हुआ है, अब एक पार्टनर ने जाके बोल दिया यार जा मैंने तुझे बख्श बख्श दिया, जा जा सिमरन तुझे मैंने माफ किया, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, मैंने तुझे माफ किया, ठीक है, जा तुझे माफ किया, इस तरीके से कह के भाई माफ कर दिया। एक पार्टनर ने बोला जा मैंने तुझे माफ किया, तो क्या सर ये एक्ट ऑफ द पार्टनर माना जाएगा? नहीं सर, जब तक वो दूसरे पार्टनर से कंसल्ट नहीं कर लेता, जब तक वो तीनों पार्टनर्स मिलके ये बात फैसला नहीं कर लेते कि जा हमने तुझे माफ किया, हमने ये केस, रिलिंक्विश मतलब विड्रॉ कर लेना, कंप्रोमाइज मतलब भाई हमने केस किया था एक मैटर पे कंप्रोमाइज कर लेना, एक मैटर पे डिसीजन ले लेना। भाई हमने एक पार्टी पे केस किया था, उसने बोला यार क्यों कोर्ट में जा रहे हो, आपस में यहीं पे मामला सेटल कर लेते हैं ना, तो सर इसको बोला जाता है कंप्रोमाइज, नेगोशिएशन, कंप्रोमाइज, आपस में ही मामलात को हल कर लेना, तो इसको कंप्रोमाइज बोला जाता है। अगर कंप्रोमाइज किया जाएगा
तो बाकी पार्टनर्स की भी मर्जी ली जाएगी। ऐसे ना एक ही जाके फैसला करके आ जाए, अगर एक ही जाके फैसला करके आ जाएगा तो वो उसका खुद जिम्मेदार होगा, बाकी जिम्मेदार नहीं होंगे, ये एक्ट ऑफ द पार्टनर नहीं माना जाएगा। अगर किसी पार्टनर ने दूसरे को बख्श दिया, जा तुझे माफ किया, तो सर इसमें इसमें भी बाकी पार्टनर्स का होना जरूरी है। अगर एक ने बख्श दिया तो सर वो एक्ट ऑफ द फर्म नहीं माना जाएगा, एक्ट ऑफ द फर्म नहीं माना जाएगा। सर विड्रॉ और सूट और प्रोसीडिंग फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, विड्रॉ सूट, और इसका भी यही मकसद है सर। सर एक साहब इसका भी यही मकसद है, सूट को वापस ले लेना। एडमिट एनी लाइबिलिटी इन सूट और प्रोसीडिंग अगेंस्ट द फर्म, एडमिट एनी लाइबिलिटी, सर इसका क्या मकसद है? एडमिट एनी लाइबिलिटी, सर इसका ये मकसद है, सर इसका ये मकसद है कि फर्म ने आपके ऊपर केस किया, किसी किसी बंदे ने आपके ऊपर फर्म के ऊपर केस किया, किसी बंदे ने फर्म के ऊपर केस किया। मैंने उस बंदे को बोला यार तू कोर्ट में क्यों जा रहा है, तेरे जो कर्जे है ना मैं मान लेता हूँ, मैंने तेरी जो बातें मैं मान लेता हूँ। दोबारा सुनो, एक बंदे ने, एक पार्टी ने फर्म के ऊपर केस किया, फर्म के ऊपर केस किया। मैंने उस बंदे को बोला देख तू क्यों कोर्ट में जा रहा है, तू मेरे पास आ जा, चाय बाय साथ पीते हैं, तेरे जो कर्जे है ना मैं जो है ना मान लेता हूँ। उसने बोला यार तुम लोगों ने ना मुझे 10 लाख रुपए देने। मैंने बोला ठीक है भाई तुझे देने, तुझे दिए हमने 10 लाख रुपए, तेरी लाइबिलिटी ये हुई हम पे। अब अगर मैंने किसी लॉ सूट की लाइबिलिटी मान ली कोर्ट के बाहर, आर्बिट्रेशन के बाहर, मतलब आर्बिट्रेशन वो होती है जिसमें जज वगैरह बैठते हैं, पंचायत वगैरह बैठती है जो कि फैसला कर रही होती है, उसके बाहर अगर मैंने लाइबिलिटी मान ली बिना अपने पार्टनर से, बिना अपने बाकी पार्टनर से मशवरा करे, उनसे मशवरा नहीं किया, उनसे फैसला कुछ नहीं पूछा, जाके मैंने लाइबिलिटी मान ली, जाके मैंने अपना कर्ज मान लिया, हाँ भाई ये हमारी जिम्मेदारी तुझे देना, तो सर इस केस में ये एक्ट ऑफ द पार्टनर नहीं माना जाएगा, इसमें फर्म बाइंड नहीं होगी और बाकी पार्टनर जिम्मेदार नहीं होंगे। जिसने लायबिलिटी मानी है वही जिम्मेदार होगा, बाकी बाकी पार्टनर से भी तो पूछ लेना भाई। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर फर्म के ऊपर केस हुआ, फर्म के ऊपर केस हुआ और एक पार्टनर ने बोला यार कोर्ट पे जाके तू क्यों केस कर रहा है, यहाँ आ जा मेरे पास आ, चाय शाय पी और यहाँ आपस में बैठ के फैसला कर लेते हैं। और अगर उसने ये कहा कि हाँ हाँ हम तुझे 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार है, हमारी जिम्मेदारी है, बिना बाकी पार्टनर से कंसल्ट करे, बिना बाकी पार्टनर से कंसल्ट करे उसने ये बात मान ली, भाई बाकी पार्टनर से भी तुझे पूछना चाहिए था, तो सर इसको एक्ट ऑफ द फर्म नहीं माना जाएगा। ठीक है सर। अगर कोई भी पार्टनर फर्म के बिहाफ पे कोई बिल्डिंग वगैरह खरीद लेता है या कोई घर वगैरह खरीद लेता है या कोई लैंड वगैरह खरीद लेता है, ये तीनों वो चीजें हैं, बिल्डिंग, घर, लैंड, ये तीनों इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ये तीनों इमूवेबल प्रॉपर्टी है, बिना किसी पार्टनर से कंसल्ट किए। चार पार्टनर है ए बी सी डी, डी ने क्या किया जाके घर खरीद लिया, तो क्या ये एक्ट ऑफ द फर्म बनेगा? नहीं सर, एक्ट ऑफ द फर्म नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि उसने ए से नहीं पूछा, बी से नहीं पूछा, सी से नहीं पूछा। अगर कोई पार्टनर फर्म के नाम पे जाके लैंड खरीद लेता है, बिल्डिंग खरीद लेता है, घर खरीद लेता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई भी खरीद लेता है, तो ये एक्ट ऑफ द पार्टनर नहीं बनेगा, इसमें ए बी सी लायबल नहीं होंगे। ये एम्प्लॉयड अथॉरिटी नहीं है, एम्प्लॉयड अथॉरिटी ये नहीं है, उससे बाहर निकाला गया है, लिमिट से बाहर निकाला गया है। सर फिर अगर मूवेबल प्रॉपर्टी खरीदे तो ये एक्ट ऑफ द फर्म बनेगा? बिल्कुल बेटा बनेगा। अगर फर्म के लिए उसने कोई गाड़ी खरीद ली, फर्म के लिए उसने कोई फर्नीचर खरीद लिया, फर्म के लिए उसने सर कुछ और खरीद लिया जो कि मूव हो सकता हो, गाड़ी खरीद ली सर, सोना खरीद लिया, ठीक है ना, फर्म के लिए, तो सर ये एक्ट ऑफ द फर्म बनेगा, क्योंकि ये मूवेबल चीज एम्प्लॉयड अथॉरिटी में आ रही है, मूवेबल चीज एम्प्लॉयड अथॉरिटी में आ रही है, बाकी पार्टनर लायबल हो जाएंगे। पर अगर इमूवेबल चीज खरीदी बिना बाकी पार्टनर से कंसल्ट करे बगैर, तो सर वो एक्ट ऑफ द पार्टनर नहीं बनेगा और बाकी पार्टनर जिम्मेदार नहीं होंगे। फिर भले ही वो फर्म बिजनेस के लिए खरीदी गई हो, फिर भले ही वो अच्छी नीयत से खरीदी गई हो, फिर भले ही वो फर्म के नाम से खरीदी गई हो, फिर भले ही वो बिजनेस के लिए खरीदी गई हो, अच्छी नीयत से खरीदी गई हो, फर्म के नाम पे खरीदी गई हो, फिर भी इमूवेबल प्रॉपर्टी कभी भी एक्ट ऑफ द पार्टनर नहीं बनेगी।
इमूवेबल प्रॉपर्टी हमेशा बाकी बकाया पार्टनर की कंसल्ट से खरीदी जाएगी, ठीक है ना। ये सर इसको क्यों निकाला गया इमूवेबल प्रॉपर्टी को? ऐसे तो सर अगर किसी पार्टनर्स को कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी पसंद आ गई, उसने जाके खरीद ली, जाके बाकी पार्टनर से पूछा ही नहीं। और इमूवेबल प्रॉपर्टी होती भी महंगी की है, 1 करोड़ 2 करोड़, तो 2 करोड़ तो ऐसे वैसे चले गए ना सर। अगर किसी फर्म की एक पार्टनर ना इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद सकता है, ना इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल कर सकता है। अगर एक फर्म की इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑलरेडी पड़ी हुई है, जैसे कि एक फर्म का एक फ्लैट है, एक फर्म का एक फ्लैट नहीं, एक फर्म का एक वेयर हाउस है, एक सर वेयर हाउस है, एक स्टोर है, स्टोर सर, जिसमें ना फर्म क्या करती है, अपने जो चीजें हैं वो परचेज करके वहां पे स्टोर करती है, वहां पे स्टोर करती है, इन्वेंट्री सारी वहां पे रख रही होती है, तो उसको बोला जाता है वेयर हाउस। जहाँ पे सारी इन्वेंट्री रखी जाती है उसको बोला जाता है वेयर हाउस। अगर सर फर्म के पास एक वेयर हाउस है, तो वेयर हाउस कौन होता है सर? वेयर हाउस एक स्टोर होता है, एक लैंड का टुकड़ा होता है जिसके ऊपर हमने एक छोटी सी बिल्डिंग बनाई होती है, एक छोटी सी स्टोरेज हमने दीवारें खड़ी करके बनाई होती है, कंस्ट्रक्शन छोटी सी करवाई होती है जिसके अंदर हम सामान रखते हैं। तो सर ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये सर किसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है? ये सर फर्म की इमूवेबल प्रॉपर्टी है, फर्म के लिए यूज हो रही है, फर्म ने ऑलरेडी सारे पार्टनर से मिलके ये परचेज की हुई है। तो क्या सर ए बी सी डी पार्टनर है, क्या ये पार्टनर डी वेयर हाउस सेल कर सकता है? नहीं सर, नहीं सेल कर सकता। क्यों नहीं सेल कर सकता? क्योंकि सर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अगर इसने अकेले ने सेल किया तो सर ये सेल कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास ये अथॉरिटी है ही नहीं, ये उसके लिमिट से बाहर वाली चीज है। तो सर इसको सेल करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? ए बी सी डी चारों पार्टनर्स जब मिलके किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करना चाहे तो सेल होगी, वरना कोई अकेला पार्टनर सेल नहीं कर सकता। एक अकेला पार्टनर अपनी मर्जी से, उसके पास ये एम्प्लॉयड अथॉरिटी नहीं है कि वो कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद सके या उसको सेल कर सके, ठीक है सर। इंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। सर इसका क्या मकसद है सर? अगर हमारी एक पार्टनरशिप फर्म में, अगर हमारी एक पार्टनरशिप फर्म में हम किसी दूसरे बंदे के साथ, हम किसी दूसरे बंदे को सर, हम किसी दूसरे बंदे को पार्टनर बनाना चाह रहे हैं, जैसे ए बी सी डी 4 पार्टनर है, डी ने बोला मैं अपने भाई को भी पार्टनरशिप में लेके आना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। डी ने क्या किया, अपने भाई ई को भी या अपने भाई जेड को भी पार्टनरशिप में लेके आ गया, बिना एबीसी से पूछे, बिना बाकी पार्टनर से पूछे। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ए बी सी डी 4 पार्टनर है, डी ने क्या किया, अपने भाई जेड को या अपने दोस्त जेड को पार्टनरशिप में पार्टनर बना लिया उसने। तो क्या सर ये पार्टनर बन सकता है? नहीं बेटा, नहीं बन सकता, क्योंकि बाकी पार्टनर से भी तो पूछा जाए, बाकी पार्टनर से भी तो पूछा जाए। तो सर इसको ये भी जो ये सारे एग्जांपल जो हैं सर, ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये एक्ट ऑफ द फर्म नहीं माने जाएंगे, ये एक्ट ऑफ द फर्म नहीं माने जाएंगे। सर सी ने इस बात को खुद एग्री किया है। अब सर रिस्ट्रिक्शन और एक्सटेंशन का क्या मकसद है सर? अगर अगर ए बी सी डी 4 पार्टनर्स हैं, ए बी सी डी 4 पार्टनर्स हैं सर, ए बी सी डी 4 पार्टनर्स ने आपस में ये बैठ के फैसला किया यार कि भाईजान सी तू जो है ना सर, सी तू जो है ना क्या करेगा, एम्प्लॉइंग सर्वेंट्स नहीं करेगा। कि भाईजान सी एम्प्लॉइंग सर्वेंट को छोड़ो, अच्छा इस पे आ जाते हैं। सी तू ना कभी भी बैंक से चेक ड्रॉ नहीं करेगा, तू कभी भी ना बैंक से चेक विदड्रॉ नहीं करेगा। फर्म के नाम पे बैंक अकाउंट खुला हुआ है, तू उसमें से कभी भी पैसे विदड्रॉ नहीं करवाएगा, पैसे कभी भी निकलवाएगा नहीं। ये किसने बोला? ए ने भी बोला, बी ने भी बोला, डी ने भी बोला, और सी ने इस बात से एग्री किया। देखो सी की ये एम्प्लॉयड अथॉरिटी है, सी को ये एम्प्लॉयड अथॉरिटी के वो ये कर सकता है। पर अगर चारों पार्टनर्स ने, सारे पार्टनर्स ने मिलकर ये एग्री किया कि तू ये चीज नहीं कर सकता, रिस्ट्रिक्शन लगा दी, और उस पार्टनर ने खुद भी एग्री किया, तो सर अब ये सी जो है एम्प्लॉयड अथॉरिटी होने के बावजूद भी कभी भी बैंक से चेक विदड्रॉ नहीं कर सकता। इस वजह से नहीं कर सकता क्योंकि सर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है। सर क्या ऐसा हो सकता है कि कोई पार्टनर ए बी सी डी, कोई पार्टनर ने क्या किया, इन 8 बातों में से कोई एक बात कर ली
और इसमें बाकी पार्टनर ने बोला हाँ हाँ हमने ही इसको इजाजत, पहले पार्टनर ने बाद में इजाजत, पहले पार्टनर ने इजाजत नहीं दी थी, बाद में इजाजत दे दी। कैसे कैसे? लेट सपोज सर ए बी सी डी चारों पार्टनर्स हैं, ए बी सी डी चारों पार्टनर्स हैं। डी ने क्या किया सर, डी ने क्या किया, फर्म के नाम पे अकाउंट खुलवा, डी ने क्या किया सर, इस तरीके से करते हैं, रुक जाए सर। डी ने क्या किया, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद ली, डी ने क्या किया, इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद ली, ठीक है ना। अब बात यह है कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है, इसको, ये तो एम्प्लॉयड अथॉरिटी नहीं है, ये तो एम्प्लॉयड अथॉरिटी नहीं है, ये तो एक्ट ऑफ द पार्टनर नहीं माना जाएगा। डी ने क्या किया, कोई बिल्डिंग वगैरह खरीद ली। सर डी, ये तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ये कोई बिल्डिंग खरीद ली, ये तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ये तो एक्ट ऑफ द फर्म नहीं माना जाएगा। सर तो बाकी पार्टनर्स तो जिम्मेदार नहीं होंगे, ये तो एक्ट ऑफ द पार्टनर नहीं माना जाएगा। बेटा आप बात सुनो, फिर क्या होगा, बाकी पार्टनर से पूछा जाएगा कि यार इस बंदे ने ना, इस तुम्हारे डी वाले पार्टनर ने ना, ए बी सी से पूछा जाएगा कि इसने ना इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी है। अब अगर ए बी सी बोल रहे हैं देखो भाई हमने इसको इजाजत नहीं दी थी खरीदने की, इसने खुद ही खरीद ली है, ये खुद ही जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार नहीं है, फर्म जिम्मेदार नहीं है, तो बेचारा डी फंस गया, क्योंकि उसको पता था कि मैं ये गलत कर रहा हूं, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तो बेचारा डी फंस गया। पर अगर दूसरा केस सोचो, अगर ए बी सी ने से पूछा गया कि भाई इसने मूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी है डी ने, क्या तुम इस बात को ऑन करते हो? उन्होंने बोला, उन्होंने पहले इजाजत नहीं दी थी, पहले इजाजत नहीं दी थी, बाद में बोला जब पूछा गया, हाँ हाँ हमने आज के बाद इसकी अथॉरिटी है कि ये मूवेबल प्रॉपर्टी भी खरीद सकता है। अब देखो एक्सटेंशन कर ली, एक्सटेंशन कर ली, अथॉरिटी बढ़ा दी, मतलब इन 8 बातों में से कोई एक बात निकाल के यहां डाल दी गई, यहां डाल दी गई। ये अथॉरिटीज हैं, ये अथॉरिटीज हैं हर पार्टनर की। इन पे क्या, इनमें से किसी एक पे रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है? बिल्कुल लगाई जा सकती है। सर क्या ऐसा हो सकता है इनमें से कोई 8 बातों में से कोई बात निकाल के इधर ऊपर ऐड कर दें, किसी पार्टनर को ये भी अथॉरिटी दे दें, जो ये 8 बातें मना की गई हैं, जो ये 8 बातें मना की गई हैं, हम अपने पार्टनर को इन 8 बातों में से कोई एक बात, 2 बात, 3 बात हम बोले ए मेरे पार्टनर, बाकी पार्टनर बोले, ए बी सी पार्टनर बोले ए डी, ए डी, ए हमारे डी पार्टनर, ए हमारे डी भैया, तुझे ये हमने तुझे ये भी हमने, जो लॉ ने एम्प्लॉयड अथॉरिटी मना की है, हमने तुझे ये भी दे दी। तो ये क्या बनेगी, एक्सटेंशन, 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 ठीक है ना। तो सर इस बात के लिए जब भी एक्सटेंशन दी जाएगी तो क्या करना पड़ेगा सर, एग्रीमेंट करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिखनी पड़ेगी कि हमने इसको इजाजत दी है इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल करने की या परचेज करने की, या किसी पार्टनर को लेके आने की, या अपने नाम पे बैंक अकाउंट खुलवाने की, या सर कोई लॉ केस चल रहा है उसको उस पे कंप्रोमाइज करने की, या उसको विड्रॉ कर लेने की, या कोई लायबिलिटी एडमिट करने की। अगर किसी पार्टनर को इन 8 बातों में से कोई बात की इजाजत दी जाती है, लॉ ने पहले मना किया था, लेकिन ये भी कहा अगर कोई पार्टनर्स आपस में मिलके किसी इन 8 बातों में से किसी बात को इजाजत देना चाहते हैं पार्टनर को कि ये भी तू कर सकता है, तो इस बात के लिए एग्रीमेंट होगा, और इस बात को बोला जाएगा एक्सटेंशन ऑफ एम्प्लॉयड अथॉरिटी। एम्प्लॉयड अथॉरिटी को बढ़ा दिया गया। देखो एम्प्लॉयड अथॉरिटी है कौन सी सर, ये 5, ये 6 बातें एम्प्लॉयड अथॉरिटी है, ये 6 बातें एम्प्लॉयड अथॉरिटी है, ठीक है। अगर इनमें से कोई एक बात को रोका जाए, 6 में से किसी पार्टनर के लिए हमने 5 या 4 कर दी, तो ये बनेगी रिस्ट्रिक्शन। जो ये 8 बातें मना की गई हैं, अगर इनमें से किसी एक बात को यहां उठा के यहां डाल दिया जाए तो ये बनेगी एक्सटेंशन। इसका मतलब यहां से उठा के वहां डालना, मतलब सर हमने उसको पावर बढ़ा दिया उसका। इस पावर बढ़ाने के लिए होगा क्या, हमें सर एग्रीमेंट करना पड़ेगा, हमें उस पार्टनर को ये लिख के देना पड़ेगा, ये लिख के देना पड़ेगा अब तेरी ये भी सर अथॉरिटी है, तेरी अथॉरिटी है, तू फर्म अपने नाम पे बैंक अकाउंट खुलवा सकता है फर्म के लिए, तेरी अथॉरिटी है, तू इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद सकता है, तेरी अथॉरिटी है, तू सर इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है ना। सर पार्टनर में एक्सटेंड और रिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयड अथॉरिटी, सारे पार्टनर्स बढ़ा भी सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं।
अथॉरिटी थ्रू पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट मतलब पार्टनरशिप डीड के अंदर। इफ अ पार्टनर एक्ट्स ऑन अथॉरिटी व्हिच आर रिस्ट्रिक्टेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, अगर किसी पार्टनर ने कोई ऐसी अथॉरिटी पे एक्ट किया जिसमें बाकी पार्टनर्स ने, सर इसको ध्यान से सुनना, इसको ध्यान से, या इसको कल करवाऊंगा, ये ज्यादा हो जाएगा, इसको कल करवा लूंगा।